अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये ट्रायल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि सानिया 9 मई को ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को माफ़ किया जाएगा। उन्होंने मजीद ये कहा कि आर्मी एक्ट कानून और आइन का कई दिहाइयों से हिस्सा है। अब बेसिक सवाल भी हमारा इसी हवाले से होगा। हम अपने मेहमानों के सामने इसी प्रेस टॉक को दोहराएंगे और इसके हवाले से कुछ सवालात उठाएंगे। उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक जानिब तो पाक फौज के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट जो है वो कानून और आइन का कई दिहाइयों से हिस्सा है, दूसरी जानिब क्या सिविलियन ट्रायल के लिए फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादिम है। कुछ इस तरह के इबहाम भी मौजूद थे। अब इन इबहाम को दूर करने के लिए मजीद कितने वाजे करनी है बातें और किस तरह से जो है मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, ये हम अपने मेहमानों से ही जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सज्जाद तरीन साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहना चाहूँगी सर आपको। आरिफ चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करूँगी। सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ सज्जाद तरीन साहब आपसे करना चाहूँगी। जो बेसिक हमारा सवाल है वो तो ये है कि सिविलियन ट्रायल के लिए फौजी अदालतों का क़याम आप समझते हैं आइन से मुतसादिम है। दूसरी जानिब अब जब हम पाक फौज के तर्जुमान की गुफ्तगू सुनते हैं, उनकी प्रेस टॉक में भी उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि आर्मी एक्ट जो है वो कई दिहाइयों से आइन का हिस्सा है। तो इन दोनों चीज़ों को ज़रा साथ लेते हुए इस पर रोशनी भी डालिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये इबहाम रह गया है मजीद। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपने दो सवालों को ना मिक्स कर दिया है। ये ऐसा नहीं है। पाक फौज के तर्जुमान ने जो बात की है वो और बात है, जो आप बात करनी है वो और बात है। देखें, जो जहाँ तक मिलिट्री अदालतों का जो है वो क़याम और वो ट्रायल, ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। ठीक है, जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला करेगी वो फिर सबको मंजूर करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं होगा कि मैं ये नहीं कहता वो नहीं कहता। जो DGISPR ने बात की है वो उन्होंने एक आइनी हवाला दिया है कि आइन में ये एक्ट जो है ये बहुत अरसे से मौजूद है और इस पे पहले भी काम हो रहा है। तो एक तो ये दोनों चीज़ें मिल नहीं सकती, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक है जी, मैं ये समझता हूँ, देखें बात ये है कि जो 9 मई को हुआ वो बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। और 9 मई को जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया और जो पीछे थे जिन्होंने ये सारा मंसूबा बनाया, मैं समझता हूँ कि ये जो चंद नौजवान वहाँ गए उन पे तो एक्शन हो रहा है और होगा भी, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे जिन्होंने ये प्लान किया है कि ये मकामात हैं और इन मकामात पर हमने जाना है, मैं समझता हूँ उनको निशाना इबरत बनाया जाए। देखें, बात ये है, हमारे जो बलोची दोस्त हैं, हमारे जो पश्तून कौम परस्त हैं, हमारे जो सिंधी कौम परस्त दोस्त हैं, वो यही गिला करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अगर ये वाक़या जो है कहीं सिंध में हुआ होता, बलूचिस्तान में हुआ होता, जो KP में हुआ होता, तो वहाँ अभी तक वो जो मंसूबा साज पीछे बैठे हुए हैं उनको निशाना इबरत बना दिया जाता। आखिर क्या वजह है कि इनके जो मंसूबा साज हैं उनको फ्री हैंड दे दिए गए। तो मैं समझता हूँ DGISPR ने आज बिल्कुल ये बात ठीक कही है। ये जो सानिया, ये जो वाक़या, इसको बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए और जो मंसूबा साज हैं उन पर भी और जिन्होंने एक्शन किया उन पर भी, ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन लोगों को निशाना इबरत बनाए और आइंदा से कोई ऐसी हरकत ना कर सके। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है। आरिफ चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। क्या समझते हैं आप? इससे कबल हमने देखा कि एतजाज़ एहसन ने भी अपने बयान में ये कहा कि आइन में अब मिलिट्री कोर्ट्स की हैसियत ख़त्म हो गई है। इस बयान पर मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप अपना रिएक्शन शो करें। देखिए, बहुत ज़्यादा ये बात क्लियर है कि आइन में दर्ज तो है आर्मी एक्ट, इसके अलावा और सारी चीज़ें दर्ज है। लेकिन आर्मी एक्ट के बात में भी दर्ज है कि आइन जो है वो इजाजत इस बात की नहीं देता कि वो सिविलियंस का ट्रायल करे, वो अपने फौज के लोगों का ट्रायल करे। और जो कानून बना था उस कानून में ये था कि सिर्फ इस हद तक जहाँ सिविलियन के साथ कोई फौजी इंसान होगा उसमें ट्रायल किया जा सकता है। और ये जो ट्रायल जो थे जिसकी इजाजत, जिसका हवाला दिया जा रहा है, वो बाकायदा आइन तरमीम के उस वक्त APS वाक़े की वजह से किया गया था और ये कंसेप्ट आस्ती और इनमें तरमीम करके किया गया था कि आइन का क्या होता तो आइन में तरमीम ना करना पड़ती सिविलियन का ट्रायल करने के लिए। तो वो सनसेट क्लास थी 2 साल की और 2 साल के बाद एक्सटेंशन फिर उसे दी गई और वो खत्म हो चुकी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए और इस स्टेज पे मैं समझता हूँ DGISPR की ये हवाला ये मुनासिब नहीं है
इसलिए कि जब अदालत में केस चल रहा है तो जैसे तरीन साहब ने कहा हमें इंतजार उसका करना चाहिए कि फैसला वो क्या करते हैं। आप अपने दुश्मनी लेने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए लोगों को बिला वजह ये नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग इसमें आते होंगे उनका ट्रायल आप दहशतगर्दी में कर सकते हैं और उनका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन ये बात कभी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इसी मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो ये कह चुका है कि जनाब हम रहेंगे या आप रहेंगे और 1000 लोगों का उसने कहा है कि गोली उन्हें मार दी जाए या उन्हें फांसी दिया जाए तो उससे मुल्क सही। और वो अपने आप को इमाम काबा या इमाम खुमैनी के लेवल पे ले गया कि जहां वो कहता है कि जनाब हम ठीक लोग हैं और बाकी 1000 लोग जो है उनको गोली मार दी जाए। तो उससे ये आइन और कानून की खिलाफवर्जी है और मैं समझता हूँ कि इसमें तहम्मुल का दामन नहीं साथ छोड़, हमारा साथ ना छोड़े। जो इजाजत देता है वही काम होना चाहिए। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। ब्रिगेडियर साहब जरा आप भी रोशनी डालिएगा, ये बहस अभी भी मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो 9 मई के जो जितने भी मुजरिमान हैं उनका ट्रायल होना चाहिए, दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में होना चाहिए। अब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनके होते हुए जो बुनियादी सवाल है वो भी यही है कि क्या सिविलियन का ट्रायल, फौजी अदालतों का क़याम जो इसके लिए किया गया है, आप नहीं समझते कि आइन से मुतसादिम है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे मुख्तलिफ है? मैं तो बहुत हैरान होता हूँ ये बातें सुन के कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये कैसे आप कहते हैं? किस किस बुनियाद पे आप ये कर रहे हैं? 1952 का ये एक्ट है जो 51 की कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें भी सिविलियन और आर्मी के हुए। फिर जो वाकया जो हुआ तब पेशावर का, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स ये बनी और उन्होंने ट्रायल्स किए और उसकी सबसे ज़्यादा तायीद करने वाले यही आज के जो आपके चीफ जस्टिस बंदयाल थे वो थे। बाद में जब ये ट्रायल्स शुरू हुए, वो जब मिसिंग पर्सन्स के जो 25 कॉन्विक्ट जिनको सजाएं मौत भी हुई और बहुत लंबी लंबी सजाएं भी हुई मिसिंग पर्सन्स का, और 20 साल पुराने केस, उसकी तायीद किसने की? इमरान खान ने की उसके दौरे हुकूमत में, और उनको सजाएं मिली। तो और यही बंदयाल साहब थे, यही आपके जो इस वक्त जो जिन्होंने पटिशन दायर की है, किसी ने कोई सिर्फ जस्टिस फायद ईसा है जिसने जो है ना उस वक्त जो है ना एतराज किया था। तो जहाँ तक यहाँ ये ताल्लुक है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स गैर आइनी है या हैसियत नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि आप इस नौइयत देखें इसका, कि आज फिर दोबारा DGISPR ने कहा कि 75 साल में जो हमारे दुश्मन जो नहीं कर सके वो एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके सहूलतकारों ने वो ये काम कर दिखाया है। और उस पे उन्होंने फिर ये आज जो सबसे बड़ी बात ये की कि अपना उन्होंने जो ये बात हो रही थी कि जी आपने क्यों नहीं अभी तक इन्क्वेस्ट की, इंक्वायरी की, वो उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करके आज 15 लोगों को, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है, और ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, ये 80 तक ये जाती है, वो जाती और सारी रहेगा, वो शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो जब वो अपने फौज के किसी सीनियर अफसर 4 स्टार जनरल्स की फैमिलीज जो है ना उसमें इन्वॉल्व है, रिटायर्ड 4 स्टार जनरल जो है ना वो भी इन्वॉल्व है, उनको भी उन्होंने स्पेयर नहीं किया। तो आप किस बात से ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं है? ये तो सख्त पोलिटिसाइज्ड और कंट्रोवर्शियल हैं। ये दो जो अपने खोसा साहब भी जो हैं और वो दूसरे जो आपके एहसास हसन, उनकी हिस्ट्री आपको मालूम नहीं है। बंदयाल साहब की आपकी हिस्ट्री को पता नहीं है। ये सर खोसा साहब क्या आपने जिक्र किया, हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उसको इन डिटेल आपसे जानेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे लतीफ खोसा साहब की बात पर। अभी मुझे चूंकि एक ब्रेक के जाने बढ़ना, लेकिन जरा उससे पहले हम पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या सिविलियन ट्रायल के लिए फौजी अदालतों का कयाम आइन से मुतसादिम है? 71% को ऐसा लगता है, जबकि 29% ऐसा नहीं मानते हैं। ब्रेक के जाने बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से को ख़त्म करते हुए ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम लतीफ़ खोसा साहब के बयान को भी जो है वो उनके मौक़िफ़ को भी दुरुस्त नहीं मानते। अब उनका मौक़िफ़ है क्या, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं और अपने दीगर मेहमानों का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि वो आया इस बयान को सही मानते हैं या नहीं मानते। लतीफ़ खोसा ने आज प्रेस टॉक करते हुए नाज़रीन ये कहा कि PDM ने आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सजाद तरीन साहब, विदाउट टेकिंग एनी डिले, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी नज़र में लतीफ़ खोसा का ये बयान कैसा है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, लतीफ़ खोसा साहब हों या एतजाज़ एहसन साहब हों, ये दोनों साहब ऐसे हैं कि जो आवाम के पास जाए ना तो इनको शायद मेरे ख्याल में 2000 वोट भी नहीं मिलेंगे। एतजाज़ एहसन साहब ने
अपनी बीवी को एक ज़िमनी इलेक्शन लड़वाए थे, जब अपना क्या नाम है, बड़ा शोर और बड़ा दबदबा था इनका, ठीक है जी, ये भी मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में, तो 900 वोट मिले थे। वो 900 वोट नहीं थे, वो 900 आंसू थे, ठीक है। ये अवाम में इन दोनों साहबान की हालत ये है। बात ये है कि जब ये इक़्तिदार में हो, इनको वज़ीर हो, ये गवर्नर हो, ये साहब गवर्नर भी रहे हैं अपना लतीफ़ खोसा साहब, तो फिर सारी बातें ठीक हैं। अगर इनको इक़्तिदार में हिस्सा ना मिले और इनको अपना हिस्सा ना मिले तो फिर ये एक एक चीज़ें लेके आते हैं। कौन सी ऐसी बातें इन्होंने की हैं? क्या एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा के अलावा पाकिस्तान में वकला नहीं है? क्या बाकी लोग नहीं हैं? मखदूम अली ख़ान से शुरू हो जाए, किस किस का नाम मैं गिनाना शुरू करूँ, आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा अगर मैं बड़े वकला का नाम ले लूँ। बात यह है कि ये एक बस ऐसे शुरू हो जाते हैं कि ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ये वाला काम। क्या एतजाज़ एहसन जो कहता है वो कोई मतलब सनद है उसकी बात, या लतीफ़ खोसा जो बात करता है वो कोई सनद है उसकी बात? ये दोनों साहबान जो हैं, ये सारे जो हैं, ये अपना हिस्सा वसूल करने के लिए बात कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने के लिए बात कर रहे हैं। सियासत में इन दोनों की कोई हैसियत नहीं है, ना ही सियासत में इनका कोई मकाम है। ये अपना एक मकाम बनाने के लिए, अपनी एक अहमियत बनाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ इन दोनों की बातों को कुछ संजीदा नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आरिफ चौधरी साहब, जरा खबर के बैकग्राउंड की जानिब जाऊंगी, फिर सवाल आपसे भी वही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर तीसरी समाअत के मौके पर ये जो बेंच का एक मरतबा फिर से टूटना है, इसको आप क्या समझते हैं कि बेंच पे हुकूमत भी एतराज़ उठा रही है? क्या हुकूमत की जानिब से केस को तूल दिया जा रहा है? के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये पहले दिन भी इतराज़ किया जा सकता था, जबकि खुद जज साहब ने कहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने दीवाना को पिटीशनर, और अगर किसी को इतराज़ है तो मैं इससे आपको रिक्यूज कर सकता हूँ। लेकिन हुकूमत बिल्कुल इस पर अमल दरामद करना नहीं चाहती, और वो ये भी नहीं चाहती कि फैसला हो। तो इसलिए जो भी अब कल को भी हो सकता है किसी और का कहें कि जी वो वापस आ जाए या कोई और रिक्यूज कर दे। असल बात यह है कि जो मेरे दोस्त फरमा रहे हैं, हमारा ये मामला नहीं है इस वक्त कि किस शख्स के पास कितने वोट हैं, क्योंकि अगर ये होता तो पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाते और पता चल जाता कि पाकिस्तान का सही नुमाइंदा कौन है। असल बात जो है वो जिससे मुझे इत्तेफाक पूरे का पूरा ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है उसने आइन से सरे मुंह यानी मुकम्मल तौर पर इनराफ कर दिया। और सबसे पहली बात जो इनराफ की है वो है 90 डेज के अंदर इंतखाब ना करवाना, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना। ये दोनों वो बातें हैं जो आइन पाबंद करता है। और तीसरी बात जो इन्होंने अब तक की है वो ये है कि तमाम मामलात में सुप्रीम कोर्ट की तज़लील और तौहीन कर रहे हैं। और ऐसे मामले यानी फिर आपको इस हद तक ये नजर आना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी इंसानी हकूक, इनको कानून आइन ने मुतहफ़्फ़ज़ दिया है, उन सब की खिलाफ वर्जी करते हुए लोगों के साथ वो जबर किया जा रहा है, उनकी सियासी वाबस्तियों की बुनियाद पर वो सजाएं दी जा रही हैं जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। ट्रायल करने के बगैर लोगों के घरों को, सामान, हर चीज को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक और बड़ी बात, तो पाकिस्तान के 2 सूबों में बगैर किसी आईनी वजह के, यानी मतलब उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और हुकूमत चल रही है 2 सूबों में ऐसे लोगों की जो केयर टेकर्स हैं, जबकि इंतखाबात की भी कोई डेट नहीं है। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है और आगे भी इस चीज पे तुली हुई है कि पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान पहुंच जाए। यानी इन्होंने 100 बाई 100 के जहां आइन में तरमीम की जरूरत है, उस तरमीम करने की बजाय सिंपल यानी लेजिस्लेशन के जरिए आइन के उन दफात और उन शिकों को भी तहवाला कर रही है। इससे ज्यादा खिलाफ वर्जी हुकूमत की तरफ से। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, आपका बयान भी सामने आ गया है। जी ब्रिगेडियर साहब, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना किया जाए, क्या समझते हैं आप? क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को दागदार कर रही है? मतलब ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा एक मजाक है ना जी। आप अपनी तारीख देख लें, हमारी पूरी तारीख में ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इतनी कभी रस्वा और बदनाम और कंट्रोवर्शियल हुई हमने तो नहीं देखा पहले कभी। ये पहली दफा हमारी हिस्ट्री में हुआ है कि इतनी ज्यादा ये जो है ना कंट्रोवर्शियल हुई है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जज हैं वही आपस में डिवाइड हो गए हैं। ये कभी नहीं पहले हुआ था। इतना लाड और प्यार जो एक एक्यूज है उसको दिया जा रहा है और एक बेल की मंडी लगाई जा रही है, ये कभी हमारी तारीख में पहले हुआ, ये अब हो रहा है।
ये जो 14 मई का जो इन्होंने एक तमाशा बनाया कि वो तो सूबों में जो है वहाँ पर फैसले हो रहे थे, उधर से लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर, इन्होंने क्यों उसको नोटिस दिया? और फिर वो 9 बेंच, तो फिर 7 बेंच, तो फिर 5 बेंच और फलाना, वो आज तक जो है ना वो तफरीक और उसकी जो है ना वो नहीं, वो कंट्रोवर्शियल रहा, वो 14 मई उधर चला गया। इस बेंच की आप कहानी लें कि जी सबसे पहले जाते हैं एजाज साहब उनके पास, इमरान खान के पास, 2 दिन के बाद खोसा साहब जाते हैं, वो उनको कहते हैं जाओ जी बंदियाल से मिलो, ये उनसे मुलाकात करते हैं। और उसके बाद 2 और एक और एक्स जस्टिस जो हैं ख्वाजा साहब, वो पिटिशन, और एक दिन के अंदर जो है ना 9 बेंच जो है ना कमाल फुर्जी की है, वो पहले सारे केस, हजारों केस जो है ना वो पड़े हुए हैं उधर पेंडिंग ट्रेज में, और एक अगले दिन ही इन्होंने लगा दी क्या इमरजेंसी होगी जी फलाना है, और वो करके, और उसके बाद ये है कि अब वो 9 से फिर जो है ना 6 रुकनी बन गया, और उसमें जो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनी मोर, उसने कहा है कि जी ये मेरी नज़र में जो है ना इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये मेरी नज़र में वो टूट चुका है। तो वो तो रद्दी की टोकरी में तो डेजिग्नेट चीफ जस्टिस ने ही डाल दिया। तो अब आप पीडीएम को क्या उसको वो आप ब्लेम कर रहे हैं क्या? उन्होंने ठीक हो गया सर, हमारे बुनियादी सवाल के हवाले से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया है। जरा पब्लिक पोल की बात भी कर लें कि पीडीएम ने आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, ये कहना है लतीफ़ खोसा का। क्या वाकई लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ दुरुस्त है? 74% को लगता है कि जी हाँ ये मौक़िफ़ दुरुस्त है, जबकि 26% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। ब्रेक की जाने बढ़ें, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। तीसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएं कि नाअहली की सज़ा 5 साल तक करने का बिल मंजूर हो गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राहें हमवार हो चुकी हैं। कायम मकाम सादिक संजरानी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। अब हमारा सवाल यही है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की मुद्दत ख़त्म, क्या कानून साजी सिर्फ अमीरों और हुकूमत के लिए ही की जा रही है? इस पर जानते हैं कि हमारे मेहमानों का क्या मौक़िफ़ है। ब्रिगेडियर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप, क्या पीडीएम हुकूमत का इक़्तिदार में आने का मकसद सिर्फ ज़ाती केसेस को निपटाना और अपने फ़वाइद ही देखना है? आप एक लिहाज से सही कह सकती हैं, क्योंकि हमारी तो तारीख ऐसी है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि यहाँ पावर पॉलिटिक्स भी होती है, अपनी ज़ातियात होती हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर है जिसने कि अपना सिर्फ सेल्फलेसनेस माँ सफाई कायद आज़म के, और कोई आप मिसाल दे सकती हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने तो इसी कल्चर में रहना है, इसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमने गुजारा करना है, और इसी में से हमने चुनना है कि इसको लें उसको लें, विच इज़ अ बेटर डेवल, वो वाली बात है, उसमें हमने चलना है। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि अहलियत और नाअहलियत की, तो ये तो आप मानेंगी कि जो वो फैसला उस वक्त हुआ था साकिब निसार वगैरह ने, वो तारीख आप उठा के देख लें और एक डिस्पैशनेटली उसकी एनालिसिस करें, तो वो एक बहुत गलत फैसला था। ताहयात तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं दिया हुआ कि जी किसी को देना है, मुद्दत तय होती है, और किसी को भी ऐसी बात नहीं हुई, इनको दे दिया, तो वो तो एक गलत था। उस गलती को इसमें इनको भी फायदा हुआ, जहांगीर तरीन को भी फायदा हुआ, आइंदा भी आने वाले लोगों को भी होगा। ये 9 मई के वाक़े में पत्नी कितने कितने लोग फंसते हैं, उन पर क्या सजाएं होती हैं, उनको भी शायद इसी बहाने जो है ना कुछ छूट मिल जाए। तो ये एक नवाज शरीफ स्पेसिफिक जो है वो नहीं है, लेकिन जो अगर आप सियासी माहौल को आप देखते हैं तो उस लिहाज से जो मेरे लिहाज ये है कि नवाज शरीफ और PMLN को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, अब नाअहली की मुद्दत खत्म हो गई है, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए राहें हमवार हो जाएंगी इलेक्शन लड़ने की? पहली बात तो ये कि ये जो कानून है इसमें तरमीम, आईनी तरमीम के बगैर हो नहीं सकती। ये जो इस वक्त जो हो रहा है वो ये कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक हो गया सजातीन साहब, आपकी जाने बढ़ जाते हैं। अच्छा साथ ही हैं, ठीक है जी। आरिफ चौधरी साहब, मैंने तभी बात ही नहीं सर फरमाइएगा सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने सिवाय अपनी जाती मफाद के लिए काम करने के इसके अलावा कोई कानून साजी नहीं की। इनके तमाम के तमाम कवानीन अब तक
पूरी की पूरी तफसील के साथ आप देख लें, उनमें से कोई एक ऐसा कानून नहीं है जो अवामी मफाद के लिए हो बशमूल इस लेजिस्लेशन के। और ये सारी की सारी वो लेजिस्लेशन है जिसको आइन की नज़र में ऐसी वॉइड कहा जाता है, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए ये आइन का हुलिया बदल रहे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ उस सूरत में हो सकती हैं जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है कि किसी को हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए, लेकिन मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता कि आइन को अपनी मर्जी से आप चलाना शुरू कर दें और पार्लियामेंट का वो वजूद जो यानी अवाम के लिए होना चाहिए उसको जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इससे अवाम का पार्लियामेंट के अंदर एतमाद और जमहूरियत के अंदर एतमाद ना सिर्फ मुतज़लज़ल होगा बल्कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। और ये हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आइन की पामाली में यद तुला रखती है और अपनी जाती मफादात के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया है। सजात-ए-इन साहब, आप क्या समझते हैं, ये अब जो ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है, अब वो वाली बात जो हम अब से कुछ दिन कबल सुन रहे थे, जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से कहा गया था कि कौम एक मरतबा फिर से नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहती है तो उन्हें बनने दें, क्या ये वाकई वही ट्रैक जो है वो क्लियर हो रहा है? ये जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग बातें करते हैं, हर पार्टी का लीडर को कहेगा, और पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे जी अवाम कौम जो है बिलावल भुट्टो को देखना चाहती है, कोई और कहेगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि 1973 का जो आइन है इसमें ज़िया-उल हक ने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई थी, ठीक है, और ज़िया-उल हक ने हमारे आइन के साथ जो किया उसमें 18वीं तरमीम जब हुई बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई, ठीक है, और उसी में ये यूनिवर्सिटियों के नाम भी ज़िया-उल हक ने तब्दील किए थे। ये इस्लामाबाद में जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी था जिसको कायद-ए-आज़म की यूनिवर्सिटी किया। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद ने ज़िया-उल हक से साज़बाज़ करके मुल्तान यूनिवर्सिटी का नाम ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी कर दिया, जबकि दरबार बहाउद्दीन ज़िक्रिया के नाम पे करोड़ों रुपए कमाने वाला शाह महमूद कुरैशी ये नहीं बता सकता कि मुल्तान में एक स्कूल भी उसने बनाया कि नहीं। ये जो अब ये तरमीम जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ को ये कहा कि ये 62 और 63 में तरमीम कर दी जाए ताकि मसाइल जो हैं वो लोगों को ना आए ऐसे जो अब नवाज शरीफ साहब को भी आए हुए थे। तो उन्होंने ये समझा कि नहीं सारे चोर और सारे जो हैं वो तो पीपल्स पार्टी में ही होंगे और 62-63 पीपल्स पार्टी पे लगेगी, लेकिन हालात बदले और उन पर वही लगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी जो तरमीम है ये सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि नवाज शरीफ के लिए है, ये ऐसे ये जो 5 साल की नहली है ये बिल्कुल ठीक है, ताहयात नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि एक आदमी को आप ताहयात कर दें। इसमें तो कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये बात कहना कि किसी एक के लिए, ये जहांगीर खान तरीन के लिए क्योंकि ऐसे नहीं, ये आने वाले लोगों को भी फ़ायदा होगा और आने वाले मुस्तकबिल लोग करीब में बहुत सारे लोग जो हैं वो नाहिल होंगे तो उनको भी ये फ़ायदा होगा। तो ये सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। ये हुक्मरान क्लास है पाकिस्तान में, हुक्मरान क्लास अपने लिए कानून बनाती है, अपने मफादात के लिए बनाती है। ये सारी पार्टियों में जो लोग हैं ये एक क्लास है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी के लिए कोई कानून नहीं बनाता। गरीब 14 महीनों में हमने गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ भी नहीं देखा। बजा फरमाया सर, आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया। जरा जल्दी से पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की मुद्दत खत्म, क्या कानून साजी सिर्फ अमीरों के लिए है? 82% को ऐसा ही लगता है कि जी हाँ ऐसा ही है, जबकि 18% ऐसा नहीं मानते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह के